हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने फ्रीजिंग एंड थोइंग एक्शन देखा था। नाउ लेट्स स्टार्ट द न्यू टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 2, श्रिंकेज। अब श्रिंकेज किसे बोलते हैं? तो जब हमारी सीमेंट पेस्ट होती है उसमें वाटर होता है, राइट। तो हाइड्रेशन की प्रोसेस होती है। प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि वाटर जो है वो सीमेंट में से इवापोरेट होके निकल जाता है, पानी निकल जाता है सीमेंट में से, तो उसे हाइड्रेशन बोलते हैं, राइट। तो पानी निकल जाने की वजह से क्या होगा, जो हमारी सीमेंट पेस्ट है उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, राइट। वॉल्यूम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब मॉइस्चर लॉस होगा, जिसकी वजह से क्रैक आ सकती है, उसे श्रिंकेज बोलते हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हाइड्रेशन ऑफ द सीमेंट पेस्ट, रिडक्शन इन वॉल्यूम ऑफ द सीमेंट पेस्ट टेक प्लेस ड्यू टू द लॉस ऑफ मॉइस्चर विच इज टर्म्ड एज श्रिंकेज, राइट। और वॉल्यूम चेंज होता है जिसकी वजह से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ जो है उस पर इफ़ेक्ट ज़्यादा आती हैं, राइट। इंजरियस इफेक्ट आती हैं। एंड श्रिंकेज की वजह से क्रैक डेवलप होती है, माइक्रो क्रैक स्टार्टिंग में, राइट। देन श्रिंकेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रैक इन फ्लोर्स एंड पेवमेंट्स। मतलब हम जो स्लैब या फ्लोर होते हैं उसमें भी श्रिंकेज की वजह से क्रैक आ सकती है। मतलब जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, तो जो हमारा कंक्रीट है उसमें से वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाएगा, राइट। वो निकल जाएगा पानी अंदर से। तो क्या होता है कि क्रैक शुरू हो जाती है फ्लोर में, या रोड, हम रोड भी देख लेते हैं, पेमेंट, तो उसमें भी इसी तरह की प्रोसेस होती है, और उस क्रैक को हम श्रिंकेज की वजह से आए हुए ऐसा बोलते हैं, राइट। तो ये श्रिंकेज है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ श्रिंकेज: plastic shrinkage, drying shrinkage, autogenous shrinkage and carbonation shrinkage. Now first plastic shrinkage। तो plastic shrinkage किसे कहते हैं? तो अगर हम स्लैब कंस्ट्रक्शन की बात कर रहे हैं, कहीं पे स्लैब कंस्ट्रक्ट हो रहा है तो हम कंक्रीट स्प्रेड करते हैं, राइट। तो जैसे ही हम कंक्रीट स्प्रेड करते हैं, वो जैसे ही हम रखते हैं उसमें से जो पानी है वो इवापरेट होना शुरू हो जाता है। तो जैसे ही शुरू हो जाता है तो विदिन 1 to 8 आवर में ही क्रैक आने लगती हैं ऊपर की सरफेस पे, टॉप सरफेस पे। तो उसे जो इमीडिएटली जो क्रैक आती है 1 to 8 आवर में ही, इमीडिएटली, राइट, कंक्रीट रखने के बाद तुरंत ही 1 to 8 आवर में अगर क्रैक आ जाती है तो वो प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं हम उसको, राइट। उसे सीमेंट पेस्ट जो है वो हमारी प्लास्टिक स्टेट में रहती है, ऐसा होता है, राइट। तो व्हेन सीमेंट पेस्ट इज प्लास्टिक इट अंडरगोस अ वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन whose magnitude is about 1% of the absolute volume of dry cement. दिस श्रिंकेज इज़ नोन एज प्लास्टिक श्रिंकेज। तो क्या होता है, अगर हम सीमेंट पेस्ट हमारी प्लास्टिक है तो वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, मतलब वॉल्यूम जो है वो हमारा रिड्यूस होता है, घटता है। तो वो कितना रिड्यूस होता है, तो जितनी हमारी ड्राई सीमेंट है, राइट, ड्राई सीमेंट जितनी भी है, जितना उसका वॉल्यूम है उसके 1% जितना, राइट, 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द ड्राई सीमेंट, उतना वॉल्यूमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, मतलब वॉल्यूम इतना तुरंत ही कम हो जाता है 1% जितना, राइट। उस श्रिंकेज को हम प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जैसे हम अगर कंसिडर करें कि ऐसे हमारा यहाँ पे ये हमारा फॉर्मवर्क है, सीट है, राइट, वुडन की शीट है, राइट, कि जिसके ऊपर हम यहाँ पे कंक्रीट जो है वो भर रहे हैं, राइट, हम यहाँ पे कंक्रीट फिल कर रहे हैं, राइट। तो उसमें ऐसे वॉइड्स भी होंगे, राइट। तो ये उसकी टॉप सरफेस है, मतलब अब अगर हम इसे स्लैब कंसिडर करें, ये हमारी शीट है फॉर्मवर्क की और ये हमारी स्लैब की सरफेस है, टॉप सरफेस, ये सारा कंक्रीट है। तो क्या होता है, इसके अंदर जो वाटर होता है वो सारा गर्मी की वजह से यहाँ पे ऊपर आने की कोशिश करता है और यहाँ पे वाटर कलेक्ट हो जाता है ऊपर की टॉप सरफेस पे, सारा वाटर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाता है, उसे हम ब्लीडिंग कहते हैं, राइट। मतलब कि कंक्रीट की टॉप सरफेस पे वाटर रहता है, उसको हम यहाँ पे ब्लीडिंग कहेंगे। अगर ये ब्लीडिंग और ऐसे आगे जाके इवापोरेशन होता है ऊपर,
राइट। वैसे ही वो वेपर फॉर्म में आके इवापरेट हो जाता है वाटर। तो ये इवापरेशन रेट जो है वो ब्लीडिंग की रेट से अगर ज़्यादा है तो प्लास्टिक श्रिंकेज होगा। इवापरेशन रेट जो है वो ज़्यादा है ब्लीडिंग की रेट से, राइट। तब प्लास्टिक श्रिंकेज हो सकता है। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है कि हमारे जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं कंक्रीट के अंदर वो अपवर्ड डायरेक्शन में आके सरफेस पे जमा हो जाते हैं, मतलब सरफेस पे हमें पानी दिखेगा, राइट। तो वो फिर से सरफेस पे जो वाटर होता है वो इवापरेट हो जाता है ऐसे, राइट। अगर वो इवापरेट हो जाता है तो क्या होता है, इवापरेशन रेट यहाँ पे पानी से मतलब ब्लीडिंग से ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे फिर पानी बचेगा ही नहीं क्योंकि इवापोरेशन रेट ज़्यादा है ब्लीडिंग रेट से, मतलब जितना पानी है वो सारा इवापोरेट हो जाएगा। तो क्या होगा, तुरंत ही क्रैक आने लग जाएगी कंक्रीट में। कहाँ पे, तो टॉप सरफेस पे, राइट, टॉप सरफेस पे ही आएगी। तो उसे हम प्लास्टिक श्रिंकेज बोलते हैं, राइट। यहाँ पे प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक की इमेज दिखाई गई है। इसमें क्या होता है कि ये जो कंक्रीट सरफेस है वो फ्लैट नहीं होती, थोड़ी सी सैगिंग हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पे कंक्रीट सरफेस का सेटलमेंट हमें दिखाई देता है, राइट। कंक्रीट सेटलमेंट होता है जब ये सरफेस सेटल होती है तो क्या होता है कि वॉइड्स क्रिएट हो जाता है अंदर कंक्रीट के अंदर, और जिसकी वजह से क्रैक आ सकती है, राइट। तो इसको हम प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक बोलेंगे। ऐसे ही क्रैक कहाँ पे हो सकती है, तो जहाँ पे यहाँ पे वॉइड अंडर रेनफोर्सिंग बार, यहाँ पे रेनफोर्समेंट बार है, हमारा स्टील का बार है, वहाँ पे नीचे यहाँ पे कंक्रीट वहाँ पे एग्जैक्टली जा नहीं सकता, मतलब ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे वॉइड रह जाता है रेनफोर्समेंट की वजह से, कंक्रीट नीचे तक नहीं जा पाता। उसके लिए हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, पर कभी कभी वहाँ पे वॉइड्स रह जाते हैं, मतलब कि रेनफोर्समेंट बार है उसके नीचे वॉइड्स थोड़े से रह जाते हैं। वॉइड्स रहते हैं मतलब क्या होगा, वहाँ पे पानी जाएगा वो इवापोरेट होगा और क्रैक क्रिएट करता है, राइट। तो इसे हम प्लास्टिक सेटलमेंट क्रैक बोलते हैं, राइट। इसकी वजह से ही प्लास्टिक श्रिंकेज होता है। So as per definition, if there is an obstruction to uniform settlement by way of reinforcement or large piece of aggregate, then it creates some voids or cracks. This is called plastic settlement crack. जिस तरह से हम reinforcement जो है हमारा स्टील बार है उसके अंदर उसके नीचे वॉइड्स रह जाते हैं, वैसे ही अगर एग्रीगेट की साइज़ बड़ी है कंक्रीट में तो उसके अंदर उसके नीचे भी वॉइड्स रह सकते हैं, राइट। तो वहाँ उसकी वजह से भी प्लास्टिक श्रिंकेज हो सकता है। सेकंड, ड्राइंग श्रिंकेज। तो प्लास्टिक श्रिंकेज में क्या होता है कि इमीडिएटली क्रैक क्रिएट हो जाती है, राइट, 1 to 8 आवर में ही। जबकि ड्राइंग श्रिंकेज में कब होती है कि 7 से 10 दिन लगते हैं क्रैक जनरेट होने में, मतलब कंक्रीट पूरा हार्ड हो चुका है, सेट हो चुका है, वो अपने मतलब हम जैसे ही कंक्रीट प्लेस करते हैं तो हम 7 से 8 दिन तक ऐसे ही रहने देते हैं उसको हार्ड होने के लिए, सेट होने के लिए। वो जब सेट हो जाता है उसके बाद भी जब टेम्परेचर बढ़ता है, इवापोरेशन होता है और वाटर जो है कंक्रीट में से जो स्टोर होता है, राइट, वो उसमें से निकल जाता है। वाटर जैसे ही इवापोरेट हो जाएगा तो क्या होगा कि अगेन वॉल्यूम जो है वो कम होगा। वॉल्यूम कम होगा तो क्या होगा कि क्रैक डेवलप होगी। जैसे ही क्रैक, और ये जो क्रैक डेवलप होती है मतलब 7-10 दिन के बाद, कंक्रीट ऑलरेडी सेट है उसके बाद जो क्रैक डेवलप होती है वो हम ड्राइंग श्रिंकेज बोलेंगे, राइट। तो ड्राइंग श्रिंकेज को हम कैसे रोक सकते हैं कि हम पहले से ही वाटर कंटेंट जो है वो कम रखें, राइट। जितना कंक्रीट में ज़्यादा वाटर होगा उतना ज़्यादा वो इवापोरेट हो सकता है, राइट। देन एग्रीगेट कंटेंट है उसको हम ज़्यादा रखेंगे, तो ऐसे हम ड्राइंग श्रिंकेज को रोक सकते हैं। और जो अंदर रेनफोर्समेंट होता है कंक्रीट पे, राइट, स्टील बार्स होते हैं, उसको उसकी स्पेसिंग कम रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वाटर जो है वो कांटेक्ट में कम आएगा। नाउ प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज, मतलब प्लास्टिक श्रिंकेज हम कैसे रोक सकते हैं, उसके हमारे पास 3 मेथड हैं। फर्स्ट,
कि हम जो सरफेस है कंक्रीट की वो ढक देंगे, मतलब कवर कर देंगे कंक्रीट सरफेस को पॉलीथीन शीट से, तो क्या होगा, इवापोरेशन जो है वो रेट कम हो जाएगी, राइट। वाटर जो है वो डायरेक्टली इवापोरेट हमारा हो रहा है, अगर उसे हम कवर कर देते हैं, ढक देते हैं, तो क्या होगा, इवापोरेशन रेट कम हो जाएगी। इसकी वजह से प्लास्टिक श्रिंकेज जो है वो हम रोक सकते हैं। मतलब जो क्रैक डेवलप इमीडिएटली जो क्रैक डेवलप हो रही है 1 to 8 आवर में ही, जैसे ही हम कंक्रीट रखते हैं और 1 to 8 आवर होता है उसमें ही क्रैक आ जाती हैं, उसे हम रोक सकते हैं। दिस कैन बी रिड्यूस बाय प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर फ्रॉम द concrete, and this can be done by covering the concrete surface with polythene sheets immediately on finishing operation or by working at night। जैसे ही हम कंक्रीट को प्लेस करते हैं उसकी जगह पे, उसकी इमीडिएटली तुरंत बाद ही हम पॉलीथीन शीट जो है उससे पूरी की पूरी कंक्रीट सरफेस कवर कर देंगे, ढक देंगे, ठीक है। ऐसे क्या होगा कि कंक्रीट में से जो हमारा पानी है, मॉइस्चर है, वो इवापोरेट नहीं होगा, राइट, वो पानी नहीं निकलेगा। इसकी वजह से हम प्लास्टिक श्रिंकेज रोक सकते हैं। सेकंड, अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर जो है वो मिक्स कर देते हैं तो उससे भी प्लास्टिक श्रिंकेज हम रोक सकते हैं। स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एल्यूमिनियम पाउडर may be used to offset the effect of plastic shrinkage। देन थर्ड, रीवाइब्रेट द कॉन्क्रीट इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अगर हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं, जैसे कि स्लैब कास्ट हो रहा होता है तो उसमें हम वाइब्रेटर यूज़ करते हैं ताकि कॉन्क्रीट के बीच में जो है वो वॉइड्स ना रह जाए, खाली जगह ना रह जाए। हम जैसे ही कॉन्क्रीट प्लेस करते हैं तो उस पर प्रेशर करते हैं वाइब्रेटर से। क्यों? कि बीच में जो हमारे एग्रीगेट होते हैं, तो एग्रीगेट या प्रॉपर मिक्स नहीं हुए होते हैं तो वहाँ पे बीच में वॉइड्स रह जाते हैं। वो वॉइड्स ना रहे इसके लिए हम वाइब्रेशन करते हैं। तो हम फिर से वाइब्रेशन करेंगे कंक्रीट के ऊपर कि जिसकी वजह से वो वॉइड्स ही नहीं रहेंगे। वॉइड्स नहीं रहेंगे तो वाटर जो है वो इवापोरेट होगा ही नहीं, राइट। तो ये रीवाइब्रेशन हम कर सकते हैं कंक्रीट का, लेकिन ये करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो इसकी वजह से हमें प्रॉपरली कंट्रोल मैनर में ही करना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे हुए प्रिवेंशन ऑफ प्लास्टिक श्रिंकेज। नाउ ऑटोजीनियस श्रिंकेज। तो ऑटोजीनियस श्रिंकेज मतलब क्या होता है कि वेयर नो मॉइस्चर मूवमेंट टू और फ्रॉम द पेस्ट इज परमिटेड when temperature is constant some shrinkage may occur। जब कोई भी मूवमेंट हमारी कंक्रीट पेस्ट है तो उसमें से मॉइस्चर ना तो अंदर आएगा ना मॉइस्चर पेस्ट में से बाहर निकल के जाएगा, राइट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ही कांस्टेंट है, लाइक 20 डिग्री सेल्सियस तो कंटिन्यूसली 20 डिग्री सेल्सियस, राइट। ना तो वो कम हो रहा है ना ही तो वो बढ़ रहा है। टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा तभी मॉइस्चर मूवमेंट होगी कंक्रीट पेस्ट में, राइट। तो इफ़ व्हेन टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट सम श्रिंकेज में अकर, तब भी कुछ श्रिंकेज जो है वो हो सकता है, तो उसे हम ऑटोजीनियस श्रिंकेज बोलेंगे, राइट। तो यहाँ पे हमारा श्रिंकेज टॉपिक कंप्लीट होता है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि स्लैब कंस्ट्रक्ट हो रहा है, तो इसमें ब्लू कलर जो है वो ब्लीड वाटर है, राइट। जब ब्लीड वाटर इक्वल टू इवापोरेशन होता है तब क्या होता है कि क्रैक जनरेट नहीं होती। जब ब्लीड वाटर कम होता है इवापोरेशन से, मतलब इवापोरेशन ज़्यादा हो रहा है, तो कंक्रीट की टॉप सरफेस पे क्रैक क्रिएट हो सकती है क्योंकि टॉप सरफेस है वो जल्दी ड्राई हो जाएगी, राइट। तो इस वजह से क्रैक श्रिंकेज हो सकता है। फोर्थ टाइप कार्बोनेशन श्रिंकेज जो मेरी रह गई थी। तो कार्बोनेशन श्रिंकेज में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है। जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो कंक्रीट के कांटेक्ट में आता है और उसमें जो वाटर होता है, कंक्रीट में जो वाटर होता है उसके साथ रिएक्शन करता है। उससे क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो होता है CaOH ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, राइट, वो रिएक्ट करने से कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है, CaCO3 बन जाता है। तो उसमें क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मतलब जो वाटर है OH2 CaOH2 वो CaCO3 मतलब कार्बोनेट बन जाता है, मतलब वाटर जो है वो इवापोरेट हो जाता है,
मतलब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड भी कांटेक्ट में आता है पानी के, वो पानी को इवापोरेट कर देता है, राइट। तो इवापोरेट हो जाता है जिसकी वजह से ड्राई सरफेस क्रिएट होती है और कार्बोनेशन श्रिंकेज होता है, राइट। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के वाटर के साथ रिएक्शन करने से वाटर इवापोरेट होता है, तो उसकी वजह से जो क्रैक आती है उसको हम कार्बोनेशन श्रिंकेज बोलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हमारे सारे टाइप्स कंप्लीट होते हैं। लास्ट में मेरी एक टाइप रह गई थी, ऑटोजीनियस श्रिंकेज तक हमने देखा था। तब अब हमारा ये पूरा टॉपिक श्रिंकेज का कवर होता है, राइट।